हम्म। प्रिय उपासक एवं उपासिकाएं, प्यारे बच्चों और विशेष करके नौजवान साथी, जैसे कि आपको पूर्व विदित है कि आज का जो विषय है वो है यूथ, माने नौजवान। अगर हम यूथ की बात करें तो ये ज़रूरी है कि उससे सबसे ज़्यादा यूथ सुने, ताकि यूथ होने के मायने उन्हें समझ में आए। तो हम यूथ की बात करने से पहले यह जान लें कि यूथ किसे कहते हैं। सही मायने में आज के संदर्भ में यूथ कौन है, नौजवान कौन है, और समय के संदर्भ में नौजवान कौन है, और भारत के संदर्भ में नौजवान कौन है। अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो भारतीय जनगणना के अनुसार, इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की आयु तक यूथ कहे जाते हैं। और ये आयु सीमा कोई एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है कि 15 से 24 की आयु के ही नौजवान कहे जा सकते हैं। वो 30 की आयु तक और 35 की आयु तक भी हो सकते हैं। यह साइंटिफिक डेफिनेशन है। और एक दूसरा संदर्भ है यूथ होने का अर्थ तन से है। ये जो अभी मैंने बोला है ये शारीरिक संदर्भ में कहा गया है कि यूथ है, माने 15 वर्ष की आयु से 24 वर्ष की आयु तक यूथ कहा जाना, अथवा 15 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक यूथ कहा जाना, माने नौजवान कहा जाना। ये शारीरिक संदर्भ में कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो मन है, जो सोच है, उस संदर्भ में भी कहा जाना चाहिए। तो नौजवान होना, शारीरिक संदर्भ में नौजवान होना और सोच के संदर्भ में नौजवान होना, ये दोनों बातें अलग अलग है। गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब और हरियाणा, यहाँ के लोग पुराने ज़माने में एक गीत सुनते होंगे, गुरदास मान जी का गीत मुझे याद आ रहा है अभी, कि दिल होना चाहिए जवान उम्र चिकी रखिया। ये गीत है, मनोरंजन कर रहा है, लेकिन एक बात इसमें साइंटिफिक है। वो ये है कि मानसिक रूप से तरुणावस्था बनाए रखना और शारीरिक रूप से तरुणावस्था बनाए रखना, ये दोनों बातें अलग अलग है। कुछ लोग शारीरिक रूप से आपको बूढ़े दिखाई दे सकते हैं, मगर उनकी सोच, काम करने का तौर तरीका, काम करने का इंटेंशन, उनकी प्लानिंग, जज्बा, वो नौजवानों से भी ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। और जो नौजवानों में हम उम्मीद करते हैं वो अक्सर उनमें नहीं होगा, और उससे जो बड़ी उम्र का कोई है वो उसमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मानसिक तौर पे नौजवान बने रहना और शारीरिक तौर पे नौजवान बने रहना, ये दोनों बातें अलग अलग है। कोई अगर बेहतर कसरत करता है, व्यायाम करता है, अच्छी डाइट खाता है, तो वो 40 का होकर भी 30 का लग सकता है। ठीक है, उसे आप शारीरिक रूप से जवान कह सकते हैं। ठीक है, मगर वो मानसिक रूप से हो सकता है उतना तरुण न हो, उतना जवान न हो। ठीक है, तो दोनों बातें अलग अलग है। और आज हम जिस नौजवान की बात करेंगे वो ऐसा नौजवान है जो शारीरिक रूप से भी नौजवान है और मानसिक रूप से भी नौजवान है। अगर मैं ठीक कहूं तो नौजवान होना सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक संदर्भ में या मानसिक रूप से एक सोचने का तरीका है, एक इंटेंशन है। नौजवान होना एक इरादा है, नौजवान होना एक अनुभव है, इसे नौजवान कहते हैं। नौजवान का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप नौजवानों की तरह दिखते हैं, नौजवानों की तरह कपड़े पहनते हैं, या फेसबुक चला लेते हैं, व्हाट्सएप बड़ी तीव्र गति से यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। नौजवान होने का संदर्भ जो आज हमारे पास है, उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। परिभाषाओं की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस के पास अलग डेफिनेशन है, इंडिया गवर्नमेंट के पास अलग डेफिनेशंस है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस बात करें तो 15 से 24 वर्ष की उम्र के यूथ हैं वो 50% हैं, माने 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एज ग्रुप ऑफ 25
टू 30 और 15 टू 24 ये एज ग्रुप है। और अब एक बात और करें तो 65% हैं 35 वर्ष की आयु तक के नौजवान। माने हमारे भारत की टोटल जनसंख्या में से युवाओं की संख्या ज़्यादा है और बुजुर्गों की संख्या कम है। अब यहाँ एक भ्रांति पैदा होती है कि आपने सुना होगा नेताओं को भाषण देते हुए वो बड़े गर्व से कहते हैं हमारा देश युवाओं का देश है, हमारा देश युवाओं का देश है। और आपको अच्छा लगता है सुनने में, तालियां बजाते हो, अपने देश में गर्व महसूस करते हो, लेकिन आप सब धोखे में हैं, एक भ्रांति में जी रहे हैं। जो नेता ऐसा भाषण देता है वो खुद भ्रांति में है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, मगर सुनकर तालियां बजाने वाले लोग निश्चय ही भ्रांति में रहते हैं। जरा सोचिए, युवाओं की इतनी भारी संख्या अप्रत्यक्ष रूप से यह परिभाषित करती है कि बुजुर्गों की संख्या कम है, और बुजुर्गों की संख्या कम होना इस बात का प्रमाण है कि हम बुजुर्ग होते ही नहीं हैं और उतार होता है युवावस्था का, बुढ़ापा नहीं होता। बुढ़ापा 50 के बाद शुरू होता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि यूथ मरते ज्यादा हैं, वृद्ध नहीं होता। अगर कोई बूढ़ा होता है, खूब बूढ़ा होकर मरता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका शारीरिक विकास अच्छा है, वो स्वस्थ है, उसका भोजन अच्छा है, उसका वातावरण अच्छा है। फिर से सुनिएगा, अगर कोई यूं कहता है प्राउडली कि ये नौजवानों का देश है, या 65% यूथ है टोटल जनसंख्या का, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ बुजुर्गों की संख्या कम है, और वो संख्या इसीलिए कम है कि कोई बुजुर्ग होता ही नहीं है, कोई 60 को पार करता ही नहीं है, वो यूथ अवस्था में ही मर लेता है, वो यूथ ही मर लेता है। और हम एक भ्रांति में जीते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं का देश है। यूथ के मरने की संख्या ज्यादा है, इसीलिए वृद्ध लोग कम हैं, एक बात। और यूथ मरते हैं तो फिर एक बात पक्की है, वो ये कि यूथ मरते क्यों हैं? कारण नशा हो सकता है, कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ही 60 से पार की उम्र के लोग नशे तक नहीं जीते, नशे के साथ इतनी उम्र नहीं लेते, वो पहले ही मरते हैं। अगर दंगों की बात करें तो इतने बुजुर्ग लोग दंगों में या अन्य घटनाओं में हिस्सा नहीं लेते, यूथ लोग लेते हैं। चाहे सांप्रदायिक दंगे हों या धार्मिक जाति के नाम पे दंगे हों, या अन्य कोई मांग को लेकर किसी पार्टी के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा कोई प्रोटेस्ट के अंदर दंगा हो जाना, ये सारी बातें मिलाकर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि यूथ ही मरते हैं। तो जो नेता भाषण दे रहा है वो आपको ये तो बताता है कि ये देश युवाओं का है, मगर वो ये नहीं बताता है कि इस देश में युवा ही मरते हैं, बूढ़ा कोई होता ही नहीं है। अगर यूथ 65% है तो 50% तो बुजुर्ग होने चाहिए ना, अगर 15 कम भी कर दें तो, लेकिन नहीं, वो 40% ही बुजुर्ग कैसे रह जाते हैं? ठीक है, अगर यूथ ज्यादा हैं तो बुजुर्ग कम कैसे हैं? ऐसा इसीलिए है कि नौजवानों की मरने की संख्या तीव्र है हमारे देश में, और उसके कारण क्या है आप लोग पता करिएगा। अब आते हैं यूथ होने के मायने क्या है। मैं दूसरी बात शुरू करने जा रहा हूं। यूथ होने का ये मायने कतई भी नहीं है कि आप फेसबुक चलाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, शीशे के सामने सारा दिन बाल संवारते हैं, ये अर्थ कतई नहीं है ना। सारा दिन आप अपनी सेल्फियां लेते रहते हैं, यूथ होने का मतलब ये कतई नहीं है। सारे दिन गीत गाना और बेहतर बेहतर गीत सुनना, अपनी पसंद दूसरों को बताना, ये यूथ होने के मायने नहीं है। आप किसी से बात करके देखिएगा कि भारत के नौजवानों के साथ समस्या क्या है, कि भारत के नौजवानों के साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारत का नौजवान बिजी है व्हाट्सएप चलाने में, 1.5 GB डेटा खर्च करने में। रात को 12-1 बजे तक चलता है काम दबा करके, सीधे लेट करके, उल्टे लेट करके, चलते चलते, खाना खाते हुए, है ना। ये रोग को जन्म देगा। मानसिक रूप से आप बीमार होंगे, तन से भी बीमार होंगे और मन से भी बीमार होंगे, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे इतना बिजी रहते हैं कि आप हैं या नहीं, आपको आपके होने का एहसास नहीं रहता।
आपको आपके होने का एहसास नहीं रहता। जरा गौर कीजिएगा, यूथ होने का मतलब ये नहीं है। आपको आपके होने का ही एहसास नहीं है, कितना बिजी रहते हो, इसे नौजवान नहीं कह सकते हम। आज जिस संदर्भ में मैं बात करूंगा वो अंतिम में 2 लाइनें बोलूंगा। और भारत के नौजवानों के साथ कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो बिजी है। They don't have any problem. If someone is busy in watching the IPL and gaining the fake publicity in social media, gaining fake publicity, सोशल मीडिया पे फेक पब्लिसिटी पाने में हमारा नौजवान बिजी है। दिन में अपना स्टेटस बदलता है 4 बार, वो अपनी पिक बदलता है अलग अलग पोज से, है ना। फोन में फिल्टर लगे हैं, फिल्टर से पिक इतनी बदल देते हैं कि आधार कार्ड वाला आदमी और पिक में दिखने वाला दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। किसी ने फोटो लगाकर मुझे कहा कि भंते जी बंदामी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। कि भंते जी पिक लगा तो रखी है? मैंने कहा नहीं भाई, वोटर आईडी वाली या आधार कार्ड वाली लगाइए तब पहचानूंगा। तो ये चल रहा है वर्तमान में, इसका अर्थ नौजवान होना नहीं है। तो नौजवान के मायने क्या हैं, है ना? फेक पब्लिसिटी गेन करना नहीं है। और अभी 4 दिन पहले राजस्थान पत्रिका में एक लेख छपा है और भारत के एम्स हॉस्पिटल के बिहेवियर एडिक्शन सेल के डॉक्टर हैं, एक नाम शायद यतनपाल सिंह है उनका, शायद नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि आज का विशेष करके यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे अपने आप को सोशल मीडिया पे लोगों के सामने रखता है, वर्चुअल फ्रेंड के सामने रखता है ताकि वो उसको आंके। वो दिन में देखता है, बार बार अपना व्हाट्सएप चेक करता है, फेसबुक आईडी को देखता है कि कितने लोगों ने उसको फॉलो किया है, कितने व्यूअर है, कितनों ने कमेंट किया है। और जब कमेंट कम आते हैं, कोई उसे तवज्जो नहीं देता है तो हताशा दौड़ने लगती है, निराशा भरने लगती है। ये ठीक नहीं है, ये कल्पना का संसार है। आप कल्पना के संसार से बाहर आइए, तब आपको आपकी ऊर्जा का एहसास होगा। सोशल मीडिया में फेक पब्लिसिटी गेन करने के लिए आप इतना खो जाते हैं कि आपको अपनी सहज ऊर्जाएं पता नहीं चलती है। You have lost spontaneity in your stem form। और वो अगर आप पाना चाहते हो, उसके दर्शन करना चाहते हो कि आपके अंदर सहज क्या गुण है, कौन सी इंटेलिजेंसी है, आपके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी है या रेशनल इंटेलिजेंसी है ना। मनोविज्ञान इंटेलिजेंसीज की बात करता है कि इंटेलिजेंसीज माने आदमी के पास सहज गुण होते हैं, है ना। कहते हैं जन्मजात गुण होते हैं। वो जन्मजात गुण तब निखर के सामने आएंगे, तब आपके सामने प्रकट होंगे जब आप कभी अपने आप को समय देंगे। यदि आप कल्पना के संसार में उड़ते रहेंगे, फेक पब्लिसिटी गेन करते रहेंगे, तो फिर आपकी जो सहज ऊर्जा है, आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, वो प्रकट कैसे होगी। अगर आपके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी है तो यू मे बी अ पोइट, आप लेक्चरर हो सकते हैं, आप कवि हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। अगर आपके पास बॉडीली इंटेलिजेंसी है, आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आप अच्छे डांसर हो सकते हैं। अगर आपके पास रेशनल इंटेलिजेंसी है तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं आप। मगर ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस कल्पना के संसार से बाहर आएं। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, अपडेट मिलता है, न्यूज़ मिलती है, मनोरंजन भी है। मगर सारा दिन और जीवन का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन में गवा देना समझदारी नहीं है, तब ये एडिक्शन है। कोई चीज़ नशा कब हो जाती है, मैं परिभाषा देता हूँ, सुनिए ज़रा। वह है जिसके देखे बगैर, जिसको सूंघे बगैर, खाए बगैर आप नहीं रह सकते, तलब उठती है, बस वही नशा है। तो मैंने जिक्र किया कि उस अखबार में लेख छपा बिहेवियर एडिक्शन। एम्स के एक बिहेवियर एडिक्शन सेल के डॉक्टर ने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पे
इस प्रकार से स्टेटस चेक करना, अपने आप को लोगों के सामने रख देना ताकि लोग आपके बारे में कुछ कहे, आपको जांचे, आपकी समीक्षा करे, बेवजह समीक्षा करे। ठीक, तो इसे कहते हैं बिहेवियर एडिक्शन, माने आप एक विशेष प्रकार के व्यवहार के आदी हो गए हैं जो महज कल्पना का हिस्सा है। ठीक, औसत आयु वैसे तो सेंसस के अनुसार तो अलग है औसत आयु, लेकिन हम एक सामान्य तौर पे जो मानते हैं उसकी बात करता हूं मैं। 60 साल, 60 वर्ष हम मान के चलें। ठीक है, एवरेज अगर निकालेंगे तो वो अलग चीज निकलती है, वो डेटा 37, 38 निकल सकता है। तो औसत जो आयु है वो 60 वर्ष है, उसमें से 20 वर्ष हमने पढ़ाई पे खर्च कर दिए। मोटा सा हिसाब है ये। हमने 1/3 एजुकेशन पे खर्च कर दिया और केवल इस दावे की पुष्टि करने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं, वी आर एजुकेटेड पर्सन। हमारा दावा क्या है? हम पढ़े लिखे हैं और हम निर्णय निर्माण में असफल हैं, तो फिर काहे के यूथ हुए? अगर हम किसी चीज को सहन करते हैं जो अन्यायपूर्ण है, तो हम किस बात के नौजवान हुए? अगर हम सामाजिक अन्याय के प्रति खड़े नहीं होते हैं, तो हम किस बात के नौजवान हैं? यदि हम सामाजिक परिवर्तन और राजसत्ता के परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं करते हैं हम, तो हम काहे के नौजवान हैं? नौजवान होने का मतलब मूछ पे ताव लगाना नहीं होता। नौजवान होने का मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना नहीं होता। यदि आप नौजवान हैं तो आप संघर्ष करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। नौजवान 2 संदर्भों में होता है, नंबर 1 शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना और नंबर 2 इंटेंशन में नौजवान होना। अगर इरादे में आपकी नौजवानी नहीं है, इंटेंशन में जज्बा नहीं है, आप दृढ़ निश्चय रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं यदि अधिष्ठान नहीं है, यदि डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। तो शारीरिक रूप से जवान होना, इंटेंशनली जवान होना, इरादतन जवान होना, जज्बा रखना, डिटर्मिनेशन रखना। एक तीसरी बात है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका शारीरिक रूप से जवान होना, इंटेंशन से जवान होना किसी काम का नहीं है, और वो है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग। अगर आपकी ड्राफ्टिंग तर्क संगत नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो भी आपकी प्रथम दोनों ऊर्जाएं किसी काम की नहीं है। कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं मानी जवान हैं और इरादा नौजवानों जैसा रखते हैं यानी नौजवान का ही रखते हैं, तो वो किसी काम का नहीं है यदि आपके पास ठीक ड्राफ्टिंग नहीं है, ठीक प्री प्लानिंग नहीं है। और यदि आप कागज और पेन लेकर ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं तो आपका यूथ होना, आपका नौजवान होना फिर किसी काम का नहीं है। अगर आप अपडेट नहीं रहते हैं तब भी आपका नौजवान होना किसी काम का नहीं है, माने आपकी ड्राफ्टिंग मजबूत नहीं हो सकती। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं और चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में यहाँ नहीं कहूँगा, उसमें अपडेट वो स्वतः ही होता है, कहने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म का क्षेत्र वो एक अलग ऊर्जा का मामला है, बहुत ही एडवांस ऊर्जा का मामला है। उसमें मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ये बीज बड़ा कम फूटता है। तो इसीलिए यूथ होने के मायने हम बड़े छोटे छोटे सेट कर लेते हैं। यूथ होने के मायने हम कैमरे के आगे पोज बनाने में सेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और वर्तमान में ये नशा हो चुका है, ये नशा टूटना चाहिए। सोशल मीडिया पे फेक पब्लिसिटी पाना परम उद्देश्य हो चुका है और इसी परम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम 1.5 GB डेटा खर्च करते हैं। ठीक है, इस परम उद्देश्य से बाहर आना चाहिए। और यदि आपका सवाल हो तो कमेंट में नीचे पूछिएगा, मैं अगली धम्म देशना में यानी इस बिंदु के दूसरे हिस्से में हम इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। तो यूथ होने का मायने क्या है? सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे आना, राजनीतिक परिवर्तन के लिए आगे आना और सामाजिक बुराइयों को दूर हटाने के लिए आगे आना, समाज व राष्ट्र के हित में काम करना। और नंबर 1 शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि यदि आप कहते हो कि हम भारतीय हैं और भारतीय संविधान में श्रद्धा रखते हैं, अथवा मैं यूं कहूं कि आप कहो कि हम गांधी को मानते हैं या डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानते हैं, हम तो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, हम तो भगत सिंह को मानते हैं, हम अब्दुल कलाम को मानते हैं, किसी भी नेता को मानते हो आप,
तो फिर आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के हर नागरिक के लिए आप काम करें। और इस देश के हर नागरिक को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन से लोकतंत्र मजबूत होता है, और जिस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है उस देश को विकास की दौड़ में कोई नहीं पछाड़ सकता, क्योंकि यूएनओ का ये मानना है, ठीक है, और यही सही है कि यदि किसी राष्ट्र में लिटरेसी रेट बेहतर नहीं है, वहाँ एजुकेशन ठीक नहीं है, तो वहाँ लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और जिस देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, वहाँ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। लोकतंत्र के फ्रेम में राजतंत्र काम करने लगता है, और जहाँ राजतंत्र काम करने लगता है, माने डेमोक्रेसी की जगह थियोक्रेसी काम करती है, तो वहाँ फिर हिटलर को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता, तानाशाह पैदा हो ही जाता है। इसीलिए लोगों को शिक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं समझता हूं मेरी इस बात से काफी कुछ सीखा होगा, ठीक है। हमने एक बड़े संदर्भ में बात की है, एक विशेष संदर्भ में बात की है। यदि आप नौजवान हैं तो फोन को टूल की तरह काम करें, कल्पना के संसार में उड़ने का हवाई जहाज न बनाएं। तो आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसमें हिस्सा लिया। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। इसी के साथ भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। थैंक यू।